अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ एतजाज नकीब और मैं हूँ उरूज फातिमा। ए अल्लाह जो कादिर मुतलक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे ज्यादती केस में मुल्जिमान को 2 रोज में गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। मोटरवे खातून ज्यादती केस आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर से 16 सितंबर तक रिपोर्ट तलब। आईजी पंजाब से तमाम शाहराहों पर सिक्योरिटी कार्ड रिकॉर्ड तलब। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, सानेहा मोटरवे पर जुडिशियल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रोज में मुल्जिमान को गिरफ्तार करके रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने इस केस पर समाअत की और अदालती हुक्म पर सरकारी वकील कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन भी पढ़कर उन्होंने सुनाया और कमेटी वाकये के मुहरिकात के बारे में 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने की पाबंद थी। अदालत का कहना था कि बताया जाए कि ये जो कमेटी वाकये के मुहरिकात के बारे में 3 दिनों की रिपोर्ट पेश करना थी, उस पर क्या बना। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि कमेटी ना खेला जाए, 3 दिन में रिपोर्ट आनी थी, उसका अब तक क्या बना है। चीफ जस्टिस का कहना था कि समझ नहीं आती कि मुआशरा रूल ऑफ लॉ के बगैर कैसे चल रहा है। काबीना फैसला करती कि पुलिस को अब कैसे काम करना है, जबकि सीसीपीओ का अमल में मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। सरकारी वकील का ये कहना था कि सीसीपीओ का जो अमल है वो मिसकंडक्ट के जुमरे में आ रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनका कहना था कि लगता है कि जंगलों से मिट्टी झाड़ी जा रही है, जबकि कॉमन सेंस है कि 15 पर फोन करना चाहिए था, जबकि पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स नहीं किया। मजीद केस की समाअत 16 सितंबर को होगी। जी सही, शुक्रिया इजलाल हैदर। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मामले पर सीसीपीओ लाहौर ने मुतनाज़ा बयान पर मुआफी मांग ली। उमर शेख ने कहा कि बयान से किसी की दिल आजारी हुई तो मुआफी मांगता हूँ। मुतासरा खातून और तमाम तबकात से माजरत चाहता हूँ। मेरे बयान का मतलब कोई गलत तासुर देना नहीं था। उस पे मीडिया के सामने पहले भी माजरत की थी कि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से की है, उन सबसे मैं माजरत। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने सियासी वाबस्तगी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि मैं कभी सियासी टूल नहीं बना, मेरा 28 साल का करियर गवाह है, मैं आया ही अवामी मफाद में हूँ। 28 साल का कैरियर गवाह है, जाके पता कर ले। अगर कभी मैं सियासी टूल बना हूं तो पब्लिक इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूं, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देते ही। गुजरपुरा मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। पुलिस ने मुश्तबा मुल्जिम वकारुल हसन की निशानदही पर शफकत नामी मुल्जिम को दीपालपुर से गिरफ्तार कर लिया। केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अली ताहाल पुलिस के हाथ न लग सका। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। आखिरकार 6 दिन गुजरने के बाद गुजरपुरा मोटरवे केस की उलझती हुई गुत्थियां सुलझना शुरू हो गईं। गुज़श्ता रोज सीआईए थाना मॉडल टाउन पेश होने वाले मुश्तबा मुल्जिम वकारुल हसन ने मुल्जिम शफकत की निशानदही की और बयान दिया कि शफकत नामी शख्स आबिद अली का दोस्त है और वही आबिद अली के साथ मिलकर वारदातें करता है। सीआईए पुलिस की जानिब से मुल्जिम शफकत को दीपालपुर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक शफकत अली ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है, जबकि शफकत का डीएनए नमूना भी फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। दूसरी जानिब मुश्तबा मुल्जिम वकारुल हसन के बरादर निस्बती अब्बास ने भी शेखोपुरा में गिरफ्तारी दे दी। मुल्जिम ने बयान दिया कि वो बेगुनाह है, उम्मीद है पुलिस नाजायज नहीं करेगी। मैं अपनी सवाइया से पेश होना, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखना कि मेरे नाल इंसाफ होएगा। मेरा ਇਹਦਾ कोई तलक नहीं है, ये काम भी आता कि मेरा तलक सी बस। गुज़श्ता रोज मुश्तबा मुल्जिम वकारुल हसन ने पुलिस को बयान दिया था कि उसकी जो सिम जियो फेंसिंग में सामने आई है वो उसके बरादर निस्बती के इस्तेमाल में है। गुजरपुरा ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अली ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका, जबकि मुल्जिम आबिद अली के 2 भाई वालिद और बहनोई पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे तफ्तीश जारी है, जबकि मुल्जिम की बेटी को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि शफकत अली की गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम आबिद अली की गिरफ्तारी जल्द मुमकिन होगी। जैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर।
मोटरवे ज्यादती केस के मुबैना मुलजिम वकारुल हसन के बरादर निस्बती अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी। अब्बास का कहना है कि आबिद ने मुझे नौकरी पर लगवाने का कहा था। मैं और आबिद इकट्ठे काम करते थे। मेरा केस से कोई ताल्लुक नहीं। आबिद के साथ सिर्फ काम की हद तक ताल्लुक था। उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਸੀ ਬਸ। मोटरवे ज्यादती केस में पुलिस ने अब तक क्या किया? पुलिस की टीमें अब तक मरकजी मुलजिम तक पहुंचने में नाकाम क्यों हैं? 25 लाख रुपए इनाम के ऐलान के बावजूद मुलजिम कानून की गिरफ्त से दूर है। मोटरवे ज्यादती केस को 5 दिन से जायद अरसा गुजर गया। जैसे ही ज्यादती केस मीडिया पर आया, पुलिस ने इकदामात शुरू करने का ऐलान किया। पहले पुलिस ने अपनी कई तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी। हुकूमत ने भी सूबाई वजीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील दी, जबकि अदालत में जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त भी दे दी गई। पुलिस की जानिब से तश्कील दी गई तहकीकाती टीमें जाए वक़ूआ का मुआयना करने के अलावा अमली तौर पर कुछ न कर सकी। मोटरवे ज्यादती केस में पुलिस क्या कर रही है? मीडिया में बेनकाब किए जाने वाले मरकजी मुलजिम आबिद को ही गिरफ्तार न किया जा सका, जिसकी तस्दीक पुलिस ने भी कर दी और जिसका DNA भी मैच कर गया है। पुलिस की जानिब से एक्शन क्या होना था? वाकई में नामजद मुलजमान ने अज खुद गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी। नामजद मुलजिम वकारुल हसन ने रजाकाराना गिरफ्तारी दी और एक नए किरदार शफकत का नाम दिया जो आबिद का दोस्त है। मुलजिम वकार के बरादर निस्बती अब्बास ने भी शेखुपुरा में खुद गिरफ्तारी पेश की। शहरियों को समझ नहीं आ रहा पुलिस क्या कर रही, क्यों अब तक मुलजिम आबिद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तहकीकाती टीमें किन खतूत पर तहकीकात कर रही हैं? ये भी बताया जा रहा है कि मुलजिम वकार का DNA मैच नहीं हुआ, लिहाजा उस पर केस साबित नहीं हुआ। मुल्क भर में ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद ज्यादती के वाकयात न थम सके। आज फिर इंसान नुमा भेड़ियों ने 7 मासूम शहरियों को निशाना बनाया। ख्वातीन बच्चे घरों से निकलने से घबराने लगे। पुलिस खामोश तमाशाई कर रही है। मासूम बच्चे और खवातीन फिर इंसान नुमा दरिंदों के निशाने पर। बच्चों और खवातीन को बदतरीन जिनसी तशद्दुद का सामना। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में 12 साल की लड़की को ज्यादती के बाद गले में फंदा लगाकर कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती और कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। दीपालपुर के नवाई इलाके अख्तर टाउन में बाप ने 15 साल बेटी फरियाल को घर में अकेला पाकर मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बाप को गिरफ्तार कर लिया है। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में थाना बेगोवाल पुलिस ने 7 साल के बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाले सिफाक दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 2019 में भी बच्चे से ज्यादती के मुकदमे में जेल जा चुका है। तरिंदा मोहम्मद पनाह की हदूद गाजीपुर में खालिद नामी शख्स ने घर घुसकर असले के जोर पर खातून से ज्यादती कर डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उधर हाफजाबाद में 2 नौजवानों ने 13 साल बच्चे को कब्रिस्तान में ले जाकर दरिंदगी का निशाना बना डाला। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकपतन के नवाई गांव 8 साल बच्ची से दुकानदार की ज्यादती की कोशिश। अहले इलाका ने शोर मचाने पर बच्ची को बचाकर मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सिटी मेलसी की हदूद में भी एक दरिंदा सिफत शख्स ने 6 साल बच्ची को निशाना बनाने की कोशिश की, जिस पर अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ निस्वां यूनिट के मुताबिक पंजाब में साल 2018 में खवातीन के साथ ज्यादती के 2937 वाकयात पेश आए थे, जबकि साल 2019 में खवातीन से ज्यादती के वाकयात में मजीद इजाफा हुआ और ये तादाद बढ़कर 3387 हो गई। कराची के इलाके ईसा नगरी में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली नन्ही बच्ची मरवा के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मजीद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक दोनों मुलजिमान अफगान शहरी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी बना रखे हैं। एक मुलजिम दर्जी और एक कचरा चुनने वाला है। दोनों मुलजिमान के DNA सैंपल जांच के लिए जामशोरो लैब भेज दिए गए हैं। मुलजिमान को रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। PIB कॉलोनी थाने की हदूद ईसा नगरी में खाली प्लॉट के करीब कचरा कुंडी से कमसिन बच्ची मरवा की बोरी बंद लाश मिली थी। मेडिकल लीगल ऑफिसर जिन्ना अस्पताल का कहना था कि बच्ची को ज्यादती के बाद भारी चीज सर पर मारकर कत्ल किया गया।
کراچی میں 10 روز قبل قتل ہونے والی غیر ملکی خاتون کے قاتلوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن بلاک 5 میں 10 روز قبل قتل ہونے والی غیر ملکی خاتون کا معمہ حل ہو گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن بشیر بروہی کے مطابق خاتون کو اس کے شوہر نے اپنے ملازم کی مدد سے قتل کیا۔ قزاقستان سے تعلق رکھنے والی خاتون سے حال ہی میں ملزم نے نکاح کیا تھا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق اس سے قبل 2004 سے مقتولہ ملزم کی خدمت پر مامور تھی۔ نکاح کے بعد خاتون نے گھر نام کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر ملزم نے ملازم کی مدد سے خاتون کو قتل کر دیا۔ قتل کے واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی اور پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی واقعے کو خودکشی ہی قرار دیا گیا تھا، لیکن آئی او کی درخواست پر دوبارہ پوسٹ مارٹم اور میڈیکل ٹیم نے حادثے کے مقام کا دورہ کیا اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد خاتون کا گلا گھونٹ کر قتل قرار دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں آئین کا احترام نہ ہو وہاں قانون کا کیا احترام ہوگا۔ موٹر وے واقعے پر سی سی پی او کی گفتگو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ پوری حکومت سی سی پی او کی وضاحت دے رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وزراء کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بندے لوکیٹ کر لیے ہیں، ہم نے بندے لوکیٹ کر لیے ہیں، پکڑے نہیں ہیں۔ پریس کانفرنس کے ذریعے وہ فرار ہو گئے، ان کو پہلے الرٹ کر دیا کہ تم بھاگ جاؤ۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس پہ کوئی شرمندگی کا اظہار کرے، کوئی افسوس کا اظہار کرے۔ ایسی بوکھلاہٹ میں ہم جو کہہ رہے تھے کہ اس حکومت نے اور خاص طور پہ پنجاب سرکار نے، انہوں نے پنجاب کو انتظامی بد انتظامی کا ایک شاہکار بنا دیا ہے۔ آج کرپشن کے نعرے ختم کرنے کے نعرے لگانے والوں، آج پنجاب میں سب سے زیادہ ریکارڈ کرپشن ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا طاہر نے کہا ہے کہ احتساب کے نام پر نیازی نیب گٹھ جوڑ میں کیسز بنائے گئے۔ نیب کے اثاثہ جات کیس کے تانے بانے شہزاد اکبر سے ملتے ہیں۔ شہباز شریف کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، ان پر ایک دھیلے کے بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ شہزاد اکبر کو بھاگنے نہیں دیں گے، جلد ان کا نام ای سی ایل میں ہوگا۔ نیب کے پاس ثبوت نہیں تھے، اس لیے ان کو اپیل واپس لینا پڑی۔ نیب کے اثاثہ جات کیس پہ بیان دینا اس کیس کو سیاسی بناتا ہے اور یہ بات ثابت کرتا ہے کہ نیب کے اثاثہ جات کیس کے تانے بانے شہزاد اکبر سے ملتے ہیں۔ شہزاد اکبر نے اثاثہ جات کیس کے حوالے سے جب بھی بات کی ہے جھوٹی بات کی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ آپ کی حکومت کے دوران پیٹرول، آٹا، چینی، ادویات، آپ نے ایک عام آدمی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو شہزاد اکبر صاحب، آپ پردیسی ہیں، چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کا نام ای سی ایل میں ہوگا اور آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے یہاں سے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ججز پر لازم ہے کہ ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر آئین کا تحفظ کریں۔ قانون کی نظر میں امیر، غریب، طاقتور اور کمزور سب برابر ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کا کہنا ہے کہ ہر ادارے میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ عدم مساوات خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کے آغاز کے موقع پر فل کورٹ ریفرنس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز، اٹارنی جنرل اور سینئر وکلا شریک ہوئے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ججز کے آزاد اور دباؤ میں نہ ہونے پر ہی بنیادی حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ ہر قسم کے حالات میں انصاف فراہم کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کے باعث سائلین کا عدالتوں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ مشکلات کے پیش نظر مقدمات دائر کرنے کی مقررہ میعاد کو ختم کیا گیا۔ کورونا کے دوران بھی زیر التوا مقدمات نمٹانے کے لیے عدالتیں فعال رہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناقص تفتیش، پروسیکیوشن اور تاخیر سے جرائم پیشہ افراد کو جرم کے مزید مواقع ملتے ہیں۔ فوجداری نظام انصاف کا جھکاؤ مظلوم سے زیادہ ظالم کی طرف ہے۔ کرپشن کے اصل شکار عوام ہیں جن کے اربوں روپے سے بیرون ملک اثاثے بنائے گئے۔ عدالت کے فیصلوں سے احتساب کی ساکھ بہتر ہوگی اور دورست نتائج نکلیں گے۔ اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو چکے۔ ہر مسئلے کا حل عدالتی نہیں ہو سکتا۔ فل کورٹ ریفرنس میں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی اور صدر سپریم کورٹ بار سید قلبی حسن نے بھی خطاب کیا۔ سپریم کورٹ نے سندھ ریزرو پولیس میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس میں نیب کو ایس پی غلام نبی کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि वजीर आला सिंध ने सिर्फ छोटे अफसरान को जबरी रिटायर किया। लगता है गैर कानूनी भर्तियों को हुकूमती आशीर्वाद हासिल है। मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी सियासी संजीदगी लगती है। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को सुहेल अनवर सियाल और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारने से रोक दिया। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नैब को अख्तियार नहीं कि किसी के घर बगैर सर्च वारंट छापे मारे। नैब किसी के घर जाकर बिला जवाज खवातीन को हरासा नहीं कर सकता। नैब एहलकारों को चाहिए कि छापों के दौरान खवातीन एहलकार भी साथ लेकर जाएं। कराची कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में एक और इमारत गिरने का खतरा। जिला इंतजामिया के इत्तला पर बिल्डिंग कंट्रोल की टीम रवाना। मखदूश इमारत को भी खाली करा लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जब कराची के लागे कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में एक और इमारत गिरने का खतरा सामने गया, जिला इंतजामिया इत्तला पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम रवाना हुई। मुस्तरा जो है इमारत दुरुस्त मौजूद होने वाली बिल्डिंग के साथ वाकई थी। मखदूश इमारत की भी खाली करा लिया गया है। जिला इंतजामिया की इत्तला पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम रवाना। दूसरी जानिब जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से लियारी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता रोज गिरने वाली इमारत से मुतसिल इमारत गिरने का हुक्म जारी किया गया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम मौके पर मौजूद है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है डिमोलिशन टीम का गैर कानूनी इमारत गिराने का काम अभी भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कराची में मजीद मखदूश इमारतों के गिरने का खतरा। हुक्काम के मुताबिक बारिश के बाद कमजोर होने वाली इमारतें इसके अलावा 467 इमारतों के अलावा हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, आगाह कीजिएगा। देखिए, कराची में जो ये साल 2020 का साल है इंतहाई खतरनाक गुजरा है कराची के शहरी के लिए। इस साल के दौरान 5 इमारतें जो है वो मखदूश इमारतें वो जमीन दोज हो चुकी हैं अचानक हादसे का शिकार होकर, और 50 से ज्यादा अफराद अपनी जानें भी गंवा बैठे हैं। यही नहीं, अब जो SBC हुकाम हैं उनकी जानिब से 468 इमारतें मजीद ऐसी हैं उन्हें पहले ही मखदूश और खतरनाक करार दिया चुका है। वो इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर लोग रिहाइश पजीर हैं। और ये 468 इमारतों के अलावा जो हालिया मानसून का सीजन आया है इसके दौरान, और फिर कराची के अंदर जो सीवरेज का सिस्टम है उसका पानी जो है वो उनकी बुनियादों के अंदर जाता है इमारतों की। और सैकड़ों मजीद ऐसी इमारतें हैं इन 468 के अलावा उनकी बुनियादें भी कमजोर हो गई हैं। ये SBC हुकाम से हमारे जराए हैं उनको बताना है। इसीलिए आज जो है महकमा जो मुलजिमात है सिंध हाउस ने हुक्म दिया है SBC को कि फौरी तौर पर ऐसी इमारतें जो है जो कि मखदूश हो चुकी हैं उनका सर्वे अगले जो है 2 दिन के अंदर मुकम्मल करके उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन फैसले तो होते रहते हैं हुकूमत सिंध की जानिब से। लियारी में खड्डा मंगटिक में जो इमारत गिरी थी उसके बाद से ये सिंध हुकूमत ने फैसला किया था कि शहर के अंदर जितनी भी मखदूश इमारतें हैं उनके रिहायशियों को जो है मुतबादिल फराहम करके उनको गिरा के दोबारा से जो है वो रिहाइश फराहम की जाएगी। लेकिन वो मनसूबा अभी तक सही नजर नहीं आया, उस पर कोई देखने में नहीं आई। और इसकी वजह यही है कि उसकी लापरवाही बढ़ती गई है इदारों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी। और अभी लेकिन फौरी तौर पर जोर है कि हुकूमत ऐसी इमारतें जो कि मखदूश करार दी जा चुकी हैं और उनके अंदर रिहायशी भी मौजूद हैं जो कि खतरे से खाली नहीं है, अगर मजीद कोई इमारत गिरती है तो फिर मजीद इंसानी जानें भी जाया होंगी। ये फौरी तौर पर जो है इक़दाम किए जाए और उन्हें मुताबिल फराहम करके वो इमारत से गिराई जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जज और MPA आपदा राजा के शौहर में झगड़ा हो गया। एडिशनल सेशन जज की इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने 2 रोज में SHO से वाकये की रिपोर्ट तलब की। इस हवाले से मजीद जानते हैं राजा जहूर एडवोकेट है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने का। सर, आप क्या समझते हैं आज इंदराज मुकदमा हुआ है, किस नौयत का ये मुकदमा है और इसमें क्या कानूनी निकात शामिल हैं? ये कल एक शाम को 7 बजे वाकया हुआ था थाना सेक्रेट की हदूद में। उसमें एक एडिशनल सेशन जज हैं जहांगीर अवान, उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। पुलिस को दरखास्त दी गई और पुलिस ने अभी तक आज सुबह तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो पुलिस के कार्रवाई ना करने पर मैंने भाई से एक एप्लीकेशन दायर की है जो सैयद फैजान हैदर गिलानी साहब की कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर हुई है। और परसों 16 तारीख को SHO सेक्रेट से रिपोर्ट तलब की गई।
اس واقعے کے حوالے سے اس درخواست کے بعد ظاہر جب عدالتی احکامات آتے ہیں تو ایس ایچ او بھی پابند ہوتا ہے، پولیس بھی پابند ہوتی ہے، کتنی جلدی آپ اس کا بہتر نتیجہ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ اگر پولیس نے پراپر رپورٹ دی تو انشاءاللہ اس کا پرسوں فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ راجہ ظہور صاحب۔ کلبھوشن یادو کیس میں وکیل کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے پاکستانی دفتر خارجہ کو لکھے گئے خط میں پرانا موقف دہرایا اور اپنا وکیل بھجوانے پر بضد ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آن شرازی سے۔ جی آن، آگاہ کیجیے گا۔ کلبھوشن یادو کیس میں وکیل کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے پاکستانی دفتر خارجہ کو لکھے گئے خط میں پرانا موقف دہرایا اور اپنا وکیل بھجوانے پر بضد ہے۔ آن شرازی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی آن شرازی، بتائیے گا۔ یہ سزا بالکل دیکھیے، کلبھوشن یادو کے حوالے سے ایک اہم ڈیڈ لاک دوبارہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو یہ ایک اور موقع دیا تھا کہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے پاکستانی قانون کے مطابق ایک وکیل جو ہے وہ کیا جائے اور وہ پاکستانی وکیل ہو۔ کچھ اسسٹ جو ہے بھارتی وکیل کر سکتا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جو دفتر خارجہ کو جواب بھیجا گیا ہے اس میں ایک بار پھر وہی ہٹ گرمی کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، اور بھارتی سفارت خانے کی جانب سے جو جواب آیا ہے اس میں ایک بار پھر ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ بھارتی وکیل جو ہے پاکستانی عدالتوں میں کلبھوشن یادو کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے۔ کلبھوشن صدیر یادو جو حاضر سروس کمانڈر تھے بھارتی بحریہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ راہ کے پاکستان میں ایجنٹ تھے، ان کے حوالے سے پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو یہ بتایا ہے کہ پاکستانی قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے، پاکستانی قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ بہت شکریہ آن شرازی۔ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے، جس میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ پاکستان نے اب تک ایف اے ٹی ایف کی جانب سے بتائے گئے معاملات پر کتنی پیش رفت کی ہے۔ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس آج سے 21 ستمبر تک جاری رہے گا، جس میں دیگر معاملات کے ساتھ پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ سمیت دیگر امور پر کی جانے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ جون 2018 میں ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو اپنی گرے لسٹ میں شامل کر لیا، جس کے بعد دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے پاکستان کے عملی اقدامات پر نظر رکھی جا رہی۔ فروری 2020 میں ایف اے ٹی ایف نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے ٹاسک فورس کے 27 میں سے 14 مطالبات پر عمل کیا اور پیش رفت دکھائی ہے، تاہم مزید اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان کو مزید 13 معاملات پر پیش رفت کے لیے اکتوبر 2019 تک وقت دیا گیا، جس میں 4 ماہ کی توسیع کی گئی۔ کورونا کی وجہ سے معاملات آگے بڑھے۔ اب ستمبر میں پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لے کر اکتوبر کے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالنا ہے یا بلیک لسٹ میں شامل کرنا ہے۔ ترکی، ملائیشیا اور چین کی حمایت کی وجہ سے پاکستان ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ سے باہر ہے، تاہم گزشتہ اجلاس میں امریکہ سعودی عرب کو پاکستان کی حمایت سے دور رکھنے میں کامیاب رہا، لیکن افغان امن عمل کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو امید ہے کہ امریکہ اس بار پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے میں مدد کرے گا۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔